हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह। और आज हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर। वैसे तो वो 2020 सिलेबस में हमारा थर्ड ही चैप्टर है, पर जो हम अभी हमारे पास सबके पास पुरानी बुक्स अवेलेबल हैं तो उसमें वो हमारा फोर्थ चैप्टर है, क्योंकि थर्ड चैप्टर जो यूएस हेजेमनी है उसे कट करके उसके कुछ टॉपिक्स हमारे ले लिए हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है अपनी गुल्फ, और सेकेंड चैप्टर में वो मर्ज कर दिया गया है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दीज चैप्टर और दीज सब टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वहाँ से पढ़ लेना है। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी वो भी कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का 10 सेंटर ऑफ पावर्स वो भी आपको देख लेना है, तब ये सारा वीडियो आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। अब चैप्टर तो हमारा क्लियर हो गया था फर्स्ट वीडियो में। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक्स में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो सीबीएसई ने वो टॉपिक ऐड कर दिए हैं। तो ये मत सोचना कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, ये बुक में तो है ही नहीं, और नई बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है 2020 की। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो जो है हमारे पास PDF जो आई है सीबीएसई की वो भी मैंने डाल दी है, वहाँ से भी देख सकते हो आप। ये सारे उसी का कंटेंट है और मैंने वहीं से पढ़ाया है। जब बुक आपकी पब्लिश्ड हो जाएगी तब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, ये होगा कि हाँ ये तो बस रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ब्रिक्स जो हमारा चैप्टर है, दिस इज़ अ टर्म ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो है एक टर्म है हमारा ब्राज़ील से, रशिया से, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी इसमें हमारे 5 कंट्रीज़ शामिल हैं। आपको पता है इट्स फर्स्ट दिस इज़ ओनली अ ब्रिक, एक्स वॉज नॉट अटैच्ड, यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका जो था वो हमारा ज्वाइन नहीं किया था। ऐसा क्यों हो सकता है? ये हुआ था ज्वाइन हमारा 2009 में, उससे पहले सिर्फ हमारे 4 कंट्रीज़ थे इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ओनली 4 कंट्रीज़ आर ज्वाइन। तो ब्रिक्स जो था वो फॉर्म हुआ हमारा रशिया में 2006 में। और इसके जो एक इकोनॉमिक्स थे हमारे गोल्डमैन सैच, उन्होंने कहा कि उन्होंने थ्योरी दी थी ब्रिक्स के ऊपर। उनका मानना था कि 2050 जब आएगा यानी 2050, तो तब तक हमारा जो ब्रिक्स है इसमें जितने भी देश शामिल हैं उनकी इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो एक ऐसे कंट्रीज़ बन जाएंगे, ये एक मल्टी पावर लाएंगे और मल्टी पावर वर्ल्ड बनाएंगे, और ये यूएस को अपोज कर सकेंगे, इतनी इनके आगे इनकी इकोनॉमी ज़्यादा होगी। तो अब इसमें क्या हुआ, ये डेवलपमेंटली इकोनॉमी इनवर्ट। अब ये क्यों बनाया गया? ठीक है, क्यों ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स या वाई ब्रिक्स फॉर्म? तो आपको पता है कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल इकोनॉमी बेनिफिट्स अमंग देम, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करें 5 कंट्री, इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, सब आपने एक इकोनॉमिक बेनिफिट उठाए, आर्थिक फ़ायदे। और नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, इनका ये था कि जो एक दूसरे की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और सब म्यूचुअल इक्वालिटी को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि कोई 2 कंट्री आपस में मिलके तीसरे को तंग करे, जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि रशिया इंडिया मिल जाए और ब्राज़ील को तंग करें, या फिर ब्राज़ील रशिया मिलके इंडिया को तंग करें, ऐसा नहीं है। सब के अंदर म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है इसमें कि 11th कॉन्फ्रेंस इस ब्रिक्स में हुई थी। तीसरा हाईलाइट पॉइंट क्या है कि 11 कॉन्फ्रेंसेस ब्रिक्स में हुई थी, और पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ब्राज़ील में हुई थी 2019 में बाय लीड जेल बर्सलोना। ये हमेशा नाम आता है, बोर्ड में भी आ सकता है, इससे आप पूछ कि मुझे बताओगे कि इस टाइम ब्रिक्स में जो अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई है वो किसने की और कहाँ हुई, या आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो इसका आपको याद रख लेना है कि 2019 में ब्राज़ील में हुई थी, लीड बाय जेल बर्सलोना। और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स, आखिर ब्रिक बना क्यों? तो ब्रिक्स की इम्पॉर्टेंस है कि टॉक ऑन मोस्टली डिस्कस ऑन ग्लोबली इशू। ये हमेशा जो है ग्लोबली इशू यानी ग्लोबल इशू के बारे में कि अर्थ पे क्या हो रहा है, भाई हमारा इकोनॉमी सेक्टर कहाँ जा रहा है, ट्रेड पॉलिसीज़ कहाँ जा रही हैं, जीडीपी कितना है हम लोगों का, इन सब बातों पे, इन इश्यूज़ पे बात करते थे। और ब्रिक्स हेल्प 42% पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। जो ब्रिक्स में 5 जो कंट्रीज़ हमारे शामिल थे वो 42% पॉपुलेशन होल्ड करते थे वर्ल्ड की। इट्स अ
अमेजिंग फैक्ट और अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है, देखो इंडिया भी इसके साथ शामिल है और चाइना, और यू नो चाइना इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ना। चाइना सबसे हाई पॉपुलेशन है चाइना के, एंड द सेकेंड वर्ड इज अवर इंडिया। तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ अटैच थी। तो इसकी जो 42% पॉपुलेशन थी वो इसके साथ थी। अब 23% इनका जीडीपी हैंड इन दी वर्ल्ड, 60% इनका शेयर रेट था। तो ये सब इनके, आप कह सकते हो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स इनके हमें मिलते हैं। दोज कंट्री ऑफ ब्रिक्स हैव अ हाई पॉपुलेशन, सो दैट्स वाई इट हैव अ टू बेनिफिट्स। अब जो कंट्रीज के साथ शामिल थे उनके भाई दो बेनिफिट्स हमें सामने आते हैं, ग्रोथ ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। दीज कॉल द मेन इंजन एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी देखो ये अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते थे और खुद का भाई व्यापार भी करते थे, आपस में मतलब बना के बेचा करते थे। जैसे अभी आप देखते हो चाइना बनाता है और जितनी भी चीज़, ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें आप देखोगे साइड में लिखा होता है मेड इन चाइना। तो जो चाइना होता है वो प्रोडक्शन करता है एंड इंडिया इज़ अ कंजप्शन। तो दे वांट टू मेक अ मल्टी पावर वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे बात आ गई कि इनकी जो मेंटालिटी थी ब्रिक की, वो मल्टी पावर वर्ल्ड की थी। अभी तक हमारे कितने थे, हमारे पास मतलब पावर्स थी। एक थी हमारी यूएसएसआर और दूसरी थी हमारी यूएसए। पहले हमारी बायोपोलैरिटी आई, आफ्टर दैट यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यूएस हेजेमनी आई, ये भी हमने पढ़ा है। एंड नाउ अब बात चल रही थी मल्टीपोलर वर्ल्ड की। इतना हमारा इस टॉपिक में दिया हुआ है, हमें ब्रिक्स चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है ब्रिक्स टॉपिक में। एंड नाउ वी स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक, रशिया। रशिया के बारे में, रशिया आपको पता है बायोपोलैरिटी वर्ल्ड में सेकेंड सुपर पावर था ये यूएसएसआर। इसके पास न्यूक्लियर खुद की पावर थी। लार्जेस्ट पार्ट था रशिया यूएसएसआर का। 1980 में जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। रशिया बिकम अ पावरफुल नेशन इन 1990। आपको पता है रशिया सक्सेसर था, उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट के बाद सारे वेपन, सारी ट्रिटीज़, सब चीज़ें इसके हाथ में आ गई। जीडीपी इसकी बहुत अच्छी थी, 11th पोजीशन पे था ये वर्ल्ड की जीडीपी में, और क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज थे, मिनरल्स इसकी अच्छी थी, आर्मी पावर, वेपन्स, ये सब चीज़ें इसकी अच्छी थी। न्यूक्लियर स्टेट प्लस ह्यूज स्टॉक ऑफ वेपन था इसके पास, यानी ये एक न्यूक्लियर स्टेट था और इसके पास वेपन्स का एक बहुत अच्छी मात्रा में स्टॉक था। इट्स अ मेंबर ऑफ यूएन, ये यूएन का मेंबर भी था और सिक्योरिटी मेंबर ऑफ काउंसिल का था, यूएन सिक्योरिटी मेंबर ऑफ काउंसिल का ये मेंबर था। ठीक है, रशिया हैव अ P5 वीटो पावर। इसके पास वीटो पावर भी थी यूएनओ में, कि वीटो पावर आपको पता होना चाहिए। वीटो पावर कहते हैं कि अगर आप 5 कंट्रीज़ में हैं, अगर आप उसमें से भी 5 में से एक ने भी अपोज कर दिया तो उसकी बात मानी रखी जाएगी, यानी वो बिल या फिर आप कह सकते हो वो कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की जा सकती अगर पाँचों के पाँचों कंट्री शामिल या हाँ में ना हो, फेवर में ना हो। अगर एक ने भी अपोज किया है तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, जब तक वो सारे मिल ना जाए, एक यूनिट ना आ जाए। तो इसके पास वीटो पावर थी। इफ़ दे वॉज नॉट एग्री इन एनी डिसीजन सो दे अपोज ईजिली। अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया आपको पता है, इंडिया हमारा कंट्री है। तो हमारे कंट्री का क्या था, 21st सेंचुरी में इंडिया हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग पावर। 21वीं शताब्दी में भारत में एक इम्पॉर्टेंट जो इमर्जिंग पावर थी वो जनरेट हुई। ठीक है, अब जो थी वो मल्टी डायमेंशन नॉट पावर एंड इंक्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्रीज। ठीक है, मल्टी डायमेंशन नॉट पावर, यानी अब जो था ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्रीज होने लग गया, मल्टी डायमेंशन पावर इंक्रीज हुई इनकी। ठीक है, इकोनॉमी प्लस कल्चर इन्फ्लुएंस इनका बढ़ा। 130 करोड़ पॉपुलेशन आपको पता ही है भारत की है, तो इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ा और इनका भाई कंजप्शन भी बढ़ा। गोल क्या था भारत का, भारत का गोल था 5 ट्रिलियन से ऊपर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, ह्यूज मार्केट बनाना, एशियन एक्सक्लूसिव कल्चर हो। ठीक है, मिलिट्री ऑफ इंडिया जो हो सेल्फ सफिशिएंट इन डिग्नियस, और इनके क्या था भाई जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी इनके पास, इट्स मीन न्यूक्लियर पावर थी। मेक इन इंडिया स्कीम इन्होंने लागू की, यानी कि इससे टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हुई और जितनी भी ऑल थिंग्स मेड इन इंडिया न्यू सेंटर। हाँ, अब जो जितनी भी इससे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, साइंस इंक्रीज़ हुई, क्यों? क्योंकि अपनी चीज़ बनाते थे। अब इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, दिस मेक ऑफ इंडिया न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि मल्टी पावर वर्ल्ड के
तरह ये भी इंडिया सामने आया। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट अवर थर्ड टॉपिक, इज़राइल। व्हाट इज़ इज़राइल? मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी होगी, और उतना ही पढ़ा रही हूँ, लिमिटेड जितना कि एग्ज़ाम में आना है। फालतू पढ़ने नहीं है, जब हमें मतलब वो आए ना तो फालतू दिमाग में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो इज़राइल का क्या था? इज़राइल जो है इमरजेंस एज वन द मोस्ट पावरफुल नेशन था 21st सेंचुरी में। ये जो है एक मोस्ट पावरफुल नेशन के तौर पे बाहर आया। इसकी साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी थी, डिफेंस सिस्टम इसका अच्छा था, और इसकी जो इंटेलिजेंसी वेरी एडवांस थी, और इकोनॉमी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग थी इसकी। इज़राइल इज़ अ वेरी स्मॉल इन लैंड, आपको पता है एरिया, बट इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलेशन। हाउ? देखो ये जो है देखो इज़राइल जो था वो सबसे छोटे लैंड एरिया में है, लेकिन तब भी वो इतना पावरफुल बन गया। सबके दिमाग में यही बात आ रही थी, हाउ, कैसे बना? तो आपको पता है इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो वेरी वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह पे ये बना है। इस बॉर्डर जो है वो अटैच है इस्लामिक अरब स्टेट से, ठीक है। तो अरब कंट्रीज जो होते हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन वो इज़राइल में और वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है अरब कंट्रीज़ में लिव करती है, और इज़राइल में जो है हमारी ज्यूस पॉपुलेशन लिव करती है। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी भी, किस में आपको ये पढ़ाया जाएगा, इज़राइल और जो हमारा फिलिस्तीन वाला संघर्ष है ना, इज़राइल फ़लस्तीन इशू वाला, उसमें आपको समझाऊंगी अभी आगे मैं। तो अब क्या बात आई, अब इसमें एक बात और आती है, जो इज़राइल है वो लोकेशनली तो अच्छा है ही, इसके पास अरब कंट्रीज़ में ये जेरूसलम के पास है। तो जेरूसलम जेरूसलम एक पवित्र स्थान है, और जेरूसलम का इतिहास हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है एनसीईआरटी में। वहाँ पे वो हमारे तीनों रिलीजियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसके लिए? हिंदुज़म के भी लिए भी, मुस्लिम्स के लिए हिंदुज़म नहीं, मुस्लिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रखता है, क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रखता है, और जीसस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन रहा था, इसलिए यहाँ इसकी इकनॉमी भी अच्छी थी। तो इससे भी ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लोग उधर ही से आते जाते थे। अब हम पढ़ेंगे जूइश जियोनिस्ट नेशन इज़राइल। तो देखो ये जो है एक सस्टेनिंग प्रेशर था इसके ऊपर। प्रेशर कौन सा था इसके ऊपर? इज़राइल वाला, इज़राइल फ़िलिस्तीन वाला संघर्ष, इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। और तब भी लेकिन ये डेवलप कर रहा था। उसके डेवलपिंग के कारण क्या थे ये हमें समझने हैं। तो 3 कारण इसमें दिए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे था? देखो इसने जो है बहुत सारी इन्वेस्ट किया था, मोस्टली रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा, ठीक है। इसने अपना पैसा किस में? रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। दूसरा था ये 5th नंबर पे, वर्ल्ड की 5th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में था। 2019 में से अवार्ड मिला था इन इनोवेटिव कंट्रीज़ में, मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज़ में इन्हें अवार्ड मिला था। हाई पावर इन साइबर सिक्योरिटी थी, यानी साइबर सिक्योरिटी की हाई पावर थी इसकी। वास्ट वाटर रिसाइकल टेक्निक्स थी इसकी। इस कारण से ये इज़राइल जो है हमारा एक मल्टी पावर के तौर पे बाहर आया, सेंटर ऑफ पावर। तो डिफेंस एंड मिलिट्री क्या थी इसकी जो रैंक थी इन दी बेस्ट इंटेलिजेंसी इन दी वर्ल्ड, इसकी 10th रैंक थी इंटेलिजेंसी में। 2020 में मास इंटेलिजेंसी इंडस्ट्रीज़ की थी रैंक 5th रैंक थी इसकी ग्लोबली और फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट में, यानी वेपन्स के थ्रू। और कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी यहाँ, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो नेट पे डाल के गूगल पे कि हर व्यक्ति मिलिट्री की ट्रेनिंग यहाँ लेगा। आपको कई बार देखा होगा यहाँ पे जो है हर व्यक्ति के पास वेपन होती थी, खुद की गन होती, राइफल ये लोग लेके घूमते हैं। तो इसलिए इनकी खुद की मिलिट्री ट्रेनिंग इन्हें कंपलसरी दी जाती थी। अब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसी थी? हाईली एडवांस फ्री मार्केट इकोनॉमी थी यहाँ पे, और मेजर रिसर्च थे सेंटर था ये। एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई थी, एडवांस थी, और बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। एक टेक्निक मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द नेम, लेकिन उसमें ऐसा कुछ बताया गया था कि आप प्लांट्स को, इन लोगों ने खोजा था कि प्लांट्स में कितना पानी दिया जाए, उसकी सही मात्रा हर प्लांट की इन्होंने एक परफेक्ट क्वांटिटी ये इन लोगों ने निकाल ली थी। और इससे ये लोग अपना पानी भी बचा लेते थे, और प्लांट्स को भी ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा बेनिफिट होता था। इससे नुकसान उनका नहीं होता था, वो सड़ते नहीं थे, और उनका एकदम लिमिटेड जितना उन्हें चाहिए उतना ही परफेक्शन पानी उन्हें मिलता था। तो अब हम पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंड लास्ट
टॉपिक इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष, यानी कि जो है इज़राइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, यानी फ़िलिस्तीन वाला संघर्ष हम पढ़ेंगे, पैलेस्टीनियन वाला। तो आपको पहले पता है 1946 में यहाँ मैंने दिखाया, शो किया है, ये पूरा हमारा फ़िलिस्तीन है, ठीक है। पैलेस्टीनियन हम बोलते हैं इसे, फ़िलिस्तीन है। इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट गुड सो डोंट माइंड इट, मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। ये फ़िलिस्तीन वाला 1946 में था हमारा। और उसके बाद इज़राइल, यानी कि यहाँ पे इज़राइल के लोग यानी कि ज्यूसिस आ गए, और यूएन ने 1940 जब इनके अंदर थोड़े थोड़े लड़ाई होने लगी, तो ज्यूसिस ने जो है, जो हमारा यूएन था, उसने डिवाइड कर दिया इसे 2 पार्ट्स में, इज़राइल फॉर ज्यूसिस, और जो हमारा पैलेस्टाइन था वो मुस्लिम्स के लिए बन गया। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2012 में पैलेस्टाइन बस इतना सा बचा और 2 पार्ट इसके हो गए, और ये हमारा इज़राइल यहाँ रह गया। ये दिखा सकती हूँ मैं आपको, रुको, ये और ये बस इतना हमारा पैलेस्टाइन था, और बाकी ये हमारा इज़राइल हो गया। ये पूरा जितना भी है हमारा इज़राइल है। एंड यहाँ देख रहे हो आप 2012 में हमारा ऐसा हो गया। इधर भी इज़राइल यही है 1949 में, और 1967 में यह और भी छोटा हो गया, इज़राइल हमारा इज़राइल फॉर्मेशन हो गया। 1948 और 1949 में अरब इज़राइल वॉर हुई थी, और इसी में जो है ना पैलेस्टाइन जो था कंट्री डिवाइडेड हो गया इनटू 2 पार्ट्स में। अब वो नेशन नहीं रहा था, सिर्फ 2 पार्ट रह गए, एक था वेस्ट बैंक और एक था हमारा गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप ये 2 हमारे चीज़ बन गई। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पी और इधर साइड वाला, ये हमारे 2 हमारे पार्ट्स पर रह गए अब, और हमारा इज़राइल का फॉर्मेशन हो गया। अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, मैं चाइना के बारे में पढ़ाऊँगी कि चाइना की जो थी हमारी राइज़ ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना और एंड इंडिया रिलेशनशिप, ये सब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गए, पार्ट समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। ना समझ में भी आए हो तो प्लीज़ यार शेयर कर दो। और हाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखने वाली बात कि आपको नोट्स अवेलेबल हैं सारे, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर बोर्ड्स की तैयारी करनी है, क्योंकि बर्डन पढ़ने पे हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। विदाउट एनी बर्डन यू स्टार्ट योर स्टडीज़। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको, अब तो मैं सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरी ईमेल आईडी पे या फिर मेरी फेसबुक आईडी पे ये पता कर सकते हो। और पिछले जो ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हैं वो भी मैंने पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना है। और आपको हिस्ट्री भी पढ़ा दी है मैंने, पहला चैप्टर पढ़ा दिया, सेकेंड चैप्टर आपको जल्दी ही पढ़ा दूँगी, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपको वीडियो, बाद में देख लेना आप। और नेक्स्ट वीडियो आने तक का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को दबा के मेरी हर वीडियो को सीन करो। थैंक यू सो मच।